नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी के पाठ 2 राष्ट्र का स्वरूप, जिसके कुछ अंश का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। शेष अंश को आज पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो हम पढ़ चुके थे यहाँ तक कि नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को मेरा प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। भूमि जो राष्ट्र के स्वरूप का पहला तत्व है, राष्ट्र निर्माण का पहला तत्व है, और दूसरा तत्व है जन। तो भूमि पर निवास करने वाला वह जन उसका पुत्र होता है। तो जब जन अपने आप को भूमि का पुत्र मान लेता है, समझता है, और भूमि को अपनी माता मानता है और उसके प्रति प्रणाम भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा भाव रखता है, तो ये जो प्रणाम भाव है वह भूमि और उस मनुष्य के बंधन को मजबूत बनाता है। और ये मजबूत बंधन ही, ये इस मजबूत भित्ति माने दीवार, तो इस बंधन की मजबूत दीवार पर ही राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। राष्ट्र रूपी भवन उस पर निर्मित होता है और उसी दृढ़ बंधन के चट्टान पर राष्ट्र लंबे समय तक जीवित रह सकता है या आश्रित रहता है। जब तक भूमि और पुत्र का संबंध, माता और पुत्र का संबंध प्रगाढ़ रहेगा, प्रेम भाव से और श्रद्धा भाव से पूर्ण रहेगा, उतना ही राष्ट्र का जीवन भी लंबे समय तक चलेगा। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। तो जब इस बंधन की मर्यादा को अगर जन समझ लेता है तो राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्य और अधिकार सब उदित हो जाते हैं। वह अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्यों को समझता है, अपने कर्तव्यों को, तो उसके अधिकार अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। जब कर्तव्य से अपनी माँ की सुरक्षा में वो लगेगा, कर्तव्यनिष्ठ होकर माँ की सुरक्षा की तरफ उसका ध्यान होगा, माँ के विकास की तरफ उसका ध्यान होगा, तो उस भूमि के प्रति उसके अधिकार भी अपने आप पनप जाएंगे। उस भूमि से वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो एक माँ से प्राप्त किया जाता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। बहुत सही बात कही है कि जो मनुष्य या जो नागरिक पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। जो पुत्र अपनी माँ के प्रति निष्ठावान होता है, श्रद्धावान होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, माँ की सुरक्षा की जिसे चिंता होती है या माँ को जो प्यार करता है, वही माँ की संपत्ति में उसका अधिकार होता है। वैसे ही मातृभूमि के प्रति जो नागरिक अपने पुत्र का कर्तव्य निभाते हैं, माँ की सुरक्षा के प्रति सजग होते हैं, माँ पर कोई आँच आते ही अपना सर्वस्व भी न्योछावर करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही पुत्र उस पृथ्वी के वरदानों में हिस्सा पाने के लिए अधिकारी होते हैं। पृथ्वी ने अपने गर्भ में बहुत कुछ छुपा रखा है, पृथ्वी पर भी है और पृथ्वी के गर्भ में भी है। तो जो पृथ्वी को अपनी माता समझेगा, जो अपने देश को अपनी माता समझेगा, वही उसकी संपदा का या उसके वरदानों का अधिकारी होगा। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है। माता के प्रति प्रेम और सेवा का भाव पुत्र का बिल्कुल सहज और स्वाभाविक कर्तव्य है। और निष्कारण धर्म मतलब अकारण, कोई कारण नहीं होना चाहिए इस कर्तव्य के पीछे, इस प्रेम के पीछे, वह सहज स्वाभाविक धर्म है। जैसे हम भारत के निवासी, भारत जो हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, उसके प्रति हमारे मन में यह भाव है कि वह हमारी माँ है, तो हम उसकी सुरक्षा के प्रति सजग हैं, उसकी उन्नति और विकास के प्रति सजग हैं। उस पर कोई भी आ जाए, हम अपने प्राण न्योछावर कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान, जब देखो तब हम भारत के हिस्से को हड़पने की कोशिश करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। अगर उस वक्त हमें क्रोध ना आए उनकी हरकतों पर और हमारा खून न खोले, तो हम कैसी संतान और हम कैसे बच्चे। लेकिन अगर हमारे मन में खून खोलता है कि जब भी चीन और पाकिस्तान उसकी तरफ आंख उठाकर देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं या धरती का हिस्सा हड़पने की कोशिश करते हैं, तब हमारा खून खोल उठता है और हम अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो वही हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है। तो जब ऐसी भावना हमारी माता के प्रति होती है, तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। तब सेना के जवान चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करते हैं और उन्हें खदेड़ करके पीछे कर देते हैं, और इसी वजह से हमारा देश सुरक्षित रहता है। तो माता के प्रति, मातृभूमि के प्रति, जन्मभूमि के प्रति, उसके जन का, उसके दूसरे तत्व जन का, मनुष्यों का, नागरिकों का
पुत्रों का यह सहज स्वाभाविक कर्तव्य है कि वे अपनी माता से प्रेम करें, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें और उसकी सुरक्षा के प्रति सजग रहे। जो जन स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधोपतन को सूचित करता है, और अगर कोई किसी स्वार्थ को लेकर माता के प्रति प्रेम जताता है या प्रेम दिखाता है या प्रेम रखता है, तो वह उस पुत्र के अधोपतन को, उसकी नीचता को सूचित करता है कि वह पुत्र कितना गिरा हुआ है, जो स्वार्थ को लेकर ही माँ को प्रेम करता है, किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर माँ के प्रति प्रेम भाव रखता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। तो जो मनुष्य अपनी मातृभूमि के साथ पुत्र वाला संबंध जोड़ना चाहता है या उसे प्रेम करता है, श्रद्धा रखता है उसके प्रति, तो उसे अपने कर्तव्यों पर पहले ध्यान देना चाहिए कि माँ के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य बनते हैं हम पहले उस पर ध्यान दें, तो अधिकार हमें स्वतः मिल जाएंगे और हमारी मातृभूमि भी सुरक्षित रहेगी और विकास भी करती रहेगी। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सब जन बराबर है। जैसे एक माता अपने सभी बच्चों को समान भाव से चाहती है, सभी को समान रूप से प्रेम करती है, उसकी नज़र में कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं होता है। इसी तरह से इस पृथ्वी पर जितने भी जन, जितने भी व्यक्ति, जितनी भी जनसंख्या बसती है, पृथ्वी माता, ये धरती माता या मातृभूमि उन सब बच्चों को समान भाव से ही प्यार करती है। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। वह किसी को ऊंचा या नीचा, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझती। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है, और जो नागरिक मातृभूमि के साथ हृदय से जुड़ गया है, मातृभूमि के प्रति जिसके मन में अगाध लगाव है, श्रद्धा है, प्रेम है, वह उसकी संपदा में हिस्सा पाने का भागी है। जैसे वह उसका प्रेम पाता है वैसे ही उसकी संपदा भी वह पाता है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जन से भरे हुए हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है। सही है, पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं विस्तार अनंत है, बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। उस भूभाग में बसने वाले मनुष्य दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। नगरों में, जनपदों में, पुर मने शहर और गांव में, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जन से, नाना प्रकार के लोगों से भरा हुआ। मतलब किसी राष्ट्र की भूमि पर जगह जगह तरह तरह के लोग बसते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। तो उस भूभाग पर जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सब में सब अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के धर्मों को मानते हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। भले उनकी भाषा, धर्म, जाति सब कुछ अलग होता है, लेकिन फिर भी वे उस मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव, माता और पुत्र का जो सहृदय भाव है, जो मैत्री भाव है, जो प्रेम भाव है, वह अखंड है, वह कभी टूटता नहीं है, कभी खंडित नहीं होता। माँ भी पुत्र को समान भाव से चाहती है और वे पुत्र भी माँ के प्रति समान भाव से श्रद्धा रखते हैं। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। कि सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से हो सकता है सभी मनुष्य एक दूसरे से कम या ज़्यादा हो, लेकिन केवल इस वजह से मातृभूमि के साथ उनके संबंध में कोई कमी या कोई भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। पृथ्वी का जो विशाल आंगन है, इतनी लंबी चौड़ी या विशाल जो पृथ्वी है, उसमें उन सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्म के मानने वालों के लिए समान रूप से क्षेत्र है। समान रूप से वे रह सकते हैं, उस पर समान रूप से निवास कर सकते हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। भले ही उनमें भिन्नता है, विभिन्नता है, विविधता है, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग भाषा के वे लोग हैं, लेकिन समन्वय के मार्ग से, समन्वय के मार्ग पर चलकर, एक दूसरे से मेल झोल रखकर, मेल मिलाप रखकर, प्रेम रखकर, एक दूसरे का सम्मान करके वे भरपूर प्रगति और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो जिस प्रकार सभी मनुष्य समान भाव से भूमि पर रह सकते हैं, तो उसी तरह से किसी व्यक्ति को पीछे छोड़कर या किसी भी एक वर्ग को छोड़कर के वह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, वह राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। तो जब
कुछ लोगों को छोड़कर के या कुछ वर्गों को छोड़कर जैसे राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की, प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक जाति की, प्रत्येक धर्म की, या मतलब उनके मानने वालों की हमें सुध लेनी होगी, उन सब का हमें ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार शरीर का एक अंग निर्बल हो या कमज़ोर हो तो पूरा शरीर स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, उसी तरह से राष्ट्र रूपी शरीर का अगर एक हिस्सा कमज़ोर है, निर्बल है या अंधकार में है, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे ज्ञान की दृष्टि से, अगर कोई वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म के जो मानने वाले हैं वे अगर निर्बल हैं, कमज़ोर है, तो समग्र राष्ट्र के हित में यह बात नहीं है, क्योंकि एक अंग को पीछे छोड़ करके एक वर्ग को निर्बल रख करके वह राष्ट्र कभी भी स्वस्थ विकास नहीं कर सकता। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। तो इसलिए राष्ट्र के हित में भी यही है, राष्ट्र के विकास के लिए यही हित में है कि वह राष्ट्र सभी जाति, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लिए समान जागरण और समान प्रगति की एक उदार भावना से वह राष्ट्र संचालित हो। मतलब सभी के साथ और सभी के विकास की भावना को रख करके उस राष्ट्र की शासन सत्ता का या राष्ट्र का संचालन किया जाना चाहिए, तभी वह राष्ट्र स्वस्थ विकास की ओर बढ़ सकता है, प्रगति की ओर बढ़ सकता है और उन्नति कर सकता है। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जन का प्रवाह अनंत होता है। जन माने मनुष्यों का प्रवाह। मनुष्य आते हैं, चले जाते हैं, पीढ़ियाँ आती है, जाती है, जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन जीवन निरंतर चलता रहता है। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी पीढ़ियाँ और उनके निवासी, उनके नागरिक चलते रहते हैं, उनका जीवन चलता रहता है। तो जन का प्रवाह अनंत होता है, उसका कभी अंत नहीं होता। हजारों वर्षों से भूमि के साथ इस जन ने संबंध जोड़ लिया है। हजारों वर्षों से भूमि के साथ उस भूमि पर रहने वाले मनुष्यों ने अपना तादात्म्य, अपना संबंध, अपना संपर्क जोड़ लिया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, भुवन को माने पूरे संसार को, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो जब तक इस धरती पर सूर्य उदित होता रहेगा और उसकी किरणें प्रातःकाल पूरे संसार को अपनी अमृत किरणों से भर देती है, जीवन प्रदान करती है, तब तक उस राष्ट्र के जन का जीवन भी अमरता से भरा हुआ रहेगा। मतलब जब तक सूर्य की किरणें धरती पर बिना किसी भेदभाव के अपनी अमृत किरणें बरसाती है, तब तक हर राष्ट्र या वह राष्ट्र भी अमर रहेगा, तब तक वह राष्ट्र भी जीवित रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर है। इतिहास में, अतीत में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, अनेक उतार चढ़ाव आए और उनको पार करने के बाद भी राष्ट्र में निवास करने वाले जो जन हैं, जो नागरिक हैं, वे नई नई चुनौतियों के साथ, नई उठती लहरों के साथ, नई समस्याओं के साथ और नई नई भावनाओं के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। सततवाही माने सतत, लगातार बहने वाला। नदी के प्रवाह माने बहाव। कर्म और श्रम के उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जिस प्रकार एक नदी जो बहती रहती है और बहते बहते वे कई घाटों का निर्माण करती है, उसी तरह से ये मनुष्यों का, नागरिकों का या जन का सतत बहने वाला जीवन अपने कर्म के द्वारा और अपने श्रम के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा और अपने अथक परिश्रम के द्वारा अपने राष्ट्र का उत्थान करती रहती है। राष्ट्र आगे बढ़ता रहता है और वह जनता उसके साथ साथ चलती रहती है। जैसे जैसे जनता अपने जीवन में आगे बढ़ती रहती है, नाना प्रकार से अपने कर्म और क्रियाएं करती है और श्रम करती है, तो देश का उत्थान और देश का विकास, देश की प्रगति अवश्यंभावी है और अपने आप होगी। संस्कृति, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो हम 2 अंग पढ़ चुके हैं। राष्ट्र का पहला अंग है भूमि और दूसरा अंग है जन। समझ में आ रहा है आपको? अब तीसरा जो उसका तत्व या अंग है वह है संस्कृति। संस्कृति के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगी कि संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति का अर्थ होता है संस्कार, एक व्यक्ति के संस्कार और कई व्यक्तियों के संस्कार। तो जब जो एक व्यक्ति के संस्कार है वही संस्कार अगर कई व्यक्तियों के हैं, तो उन कई व्यक्तियों का एक समूह जो होता है वह मिलकर एक जाति का निर्माण करते हैं या जाति की संस्कृति का निर्माण करते हैं। एक जाति या एक वर्ग या एक धर्म को मानने वाले जो कई लोग होते हैं, उनकी संस्कृति अपने आप ही समान हो जाती है।
और तभी तो हम जातिगत संस्कार या धर्मगत संस्कारों की बात करते हैं, क्योंकि एक समूह के संस्कार मिलकर के उस समूहगत संस्कृति का निर्माण करते हैं। सबकी संस्कृति में भिन्नता होती है। किसी की संस्कृति में हिंसा को महत्व दिया जाता है तो किसी की संस्कृति में अहिंसा को महत्व दिया जाता है। किसी संस्कृति में गाय को माता की संज्ञा दी जाती है, किसी में उसी गाय को मारकर या काटकर उसका मांस खाया जाता है। किसी संस्कृति में धरती पर बैठकर खाने की परंपरा होती है तो किसी में खड़े खड़े या किसी में कुर्सी पर बैठकर खाने की परंपरा होती है। किसी में रात को खाना खाना वर्जित होता है तो किसी में रात को खाना खाने का ही संस्कार होता है। किसी के व्रत उपवास में 24 घंटे निराहार रहा जाता है तो किसी के व्रत उपवास में केवल अनाज छोड़ा जाता है, उसके अलावा वे सब कुछ खा सकते हैं, फल फूल वगैरह मिठाई सब खा सकते हैं। तो किसी का व्रत केवल दोपहर का होता है। लेकिन इन सब संस्कृतियों पर अपने अपने वातावरण और रुचि का प्रभाव होता है। ये जो सब संस्कृतियों की जो विभिन्नता है वह किस वजह से है? उन हर समूह का अपना अपना वातावरण और उनकी रुचियाँ होती है, उनकी अपनी अपनी बुद्धि होती है, उन सबका उस पर प्रभाव होता है। और जब कई संस्कृतियाँ एक साथ रहती है तो वे एक दूसरे से प्रभावित भी होती है। जो हिंसक संस्कृति है उस समूह के कई व्यक्ति ऐसा हो सकते हैं कि वे अहिंसक हो जाते हैं सामने वाली संस्कृति से प्रभावित होकर, तो अहिंसक समूह के व्यक्ति भी हिंसक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी अपनी बुद्धि और अपनी अपनी रुचि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं या होते रहते हैं। तो एक राष्ट्र या अखंड राष्ट्र की दृष्टि से ये आवश्यक होता है कि वे सभी संस्कृतियाँ एक दूसरी संस्कृति का आपस में सम्मान करें, एक दूसरे को स्वीकार करें और एक दूसरे के प्रति प्रेम और समन्वय की भावना से मिलजुल कर साथ रहे, तभी वह राष्ट्र अपना स्वरूप बनाए रख सकता है। जिस राष्ट्र में इतनी संस्कृतियाँ रहती है तो उन संस्कृतियों का मेल मिलाप और समन्वय होना बहुत ही जरूरी है और तभी वह राष्ट्र प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है और अखंड बना रह सकता है। तो अब जो हम तीसरे तत्व का अध्ययन करेंगे उसे इसी को मद्देनजर रखते हुए आप समझिएगा। तो राष्ट्र का तीसरा अंग है जन की संस्कृति। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। सभ्यता और संस्कृति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जो हमारी संस्कृति होती है वही जब प्रत्यक्ष होती है, दिखाई देती है, तो सभ्यता हो जाती है। संस्कृति में क्या आता है? हमारा खान पान, रहन सहन, सोच विचार, ये सब, और ये जो सब हमारे भीतर होता है वह जब बाहर प्रकट होता है तो वही सभ्यता कहलाती है। तो मनुष्य ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। सही है, जैसे जीवन में श्वास प्रश्वास होती है, जीवन श्वास प्रश्वास से चलता है, वैसे ही सभ्यता और संस्कृति से ही मानव जीवन चलता है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए सांसों का महत्व है या सांसें होती है, वैसे ही जीवन के लिए संस्कृति भी आवश्यक है। बिना संस्कृति के मनुष्य की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध माने केवल धड़, बिना सिर का जो शरीर होता है, बिना सिर का जो धड़ होता है उसे कहते हैं कबंध। तो जिस प्रकार बिना सिर या बिना मस्तिष्क के जो शेष शरीर होता है, धड़ होता है, वह बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता, वह कुछ भी नहीं कर सकता, उसी प्रकार बगैर संस्कृति के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता या व्यक्ति और भूमि का कोई महत्व नहीं है। भूमि है, भूमि पर रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति के कोई संस्कार या कोई संस्कृति नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, तो वह बेकार है, निरर्थक है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो जैसे जैसे मनुष्य की संस्कृति का विकास होता है, उन्नति होती है, वैसे वैसे ही राष्ट्र की भी उन्नति और राष्ट्र की वृद्धि और राष्ट्र का विकास भी होता है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, विरहित माने अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र लोप समझना चाहिए। यदि भूमि है, जन है, लेकिन उनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, कोई परंपराएं नहीं है, कोई आस्थाएं नहीं है, तो राष्ट्र का भी विनाश समझ लेना चाहिए, या राष्ट्र भी नहीं है ऐसा समझ लेना चाहिए। तो संस्कृति का मतलब क्या होता है कि उन व्यक्तियों के अपने संस्कार, उनके सोच विचार, खान पान, रहन सहन, ये सभी जो होता है वे संस्कार कहलाते हैं। और उन संस्कारों का जो समूह होता है और सब समूह मिलकर के जिन संस्कारों पर चलते हैं वही उनकी संस्कृति हो जाती है। उनकी आस्थाएं होती है, परंपराएं होती है, जीवन के मूल्य होते हैं, ये सब चीज़ें संस्कृति कहलाती है। तो भूमि और जन अपनी संस्कृति से अगर अलग कर दिए जाए, उस जन की कोई संस्कृति न हो, कोई संस्कार न हो, तो राष्ट्र भी नष्ट हो गया समझ लीजिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। विटप माने वृक्ष, जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है।
जिस प्रकार एक वृक्ष पुष्प होने से, मतलब एक वृक्ष पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और उस पर अगर पुष्प भी आ जाते हैं तो वह पुष्प की वजह से वह वृक्ष शोभायमान होता है, सुंदर बनता है, आकर्षक होता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन रूपी वृक्ष का जो पुष्प है वह है संस्कृति, और संस्कृति की वजह से ही या संस्कृति के कारण ही हमारा जीवन सुंदर होता है, शोभायमान होता है और आकर्षक होता है, प्रभावशाली होता है। जिस प्रकार पुष्पों की वजह से हम किसी वृक्ष की ओर खींचे चले आते हैं, वैसे ही हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति की वजह से दूसरे लोग भी हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो हमारी संस्कृति जैसी होगी, हमारी संस्कृति जिस प्रकार की होगी, उसी प्रकार का उस राष्ट्र के जन का जीवन होगा और वैसा ही वो प्रभावशाली होगा और वैसा वो राष्ट्र का जीवन भी दूसरों को आकर्षित करेगा और उसका जीवन यशस्वी होगा। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। मनुष्य का ज्ञान और मनुष्य के कर्म दोनों ही मिलाकर संस्कृति का निर्माण करते हैं। मनुष्य का जो भी ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, विवेक होता है, और उस ज्ञान, बुद्धि और विवेक के प्रकाश में वो जो भी कर्म करता है, जो भी कार्य करता है, उन सब के मेल से संस्कृति का निर्माण होता है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, इन दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। भूमि, उस पर बसने वाले जन ने अपने ज्ञान के आलोक में, उसके पास जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान के आलोक में उसने जो भी सोचा है, उसके मस्तिष्क ने जो भी सोचा है, उसके विवेक ने जो भी प्रेरित किया है, और उस प्रकाश में उसने कर्म के क्षेत्र में जो भी रचा है या जो भी कार्य किए हैं, इन दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। मतलब मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का विवेक और मनुष्य के कार्य, ये सब मिलकर के देश की संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं। और किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र को देखने से या उसकी संस्कृति को देखने से हमें उनके मनुष्यों के संस्कारों का पता चलता है, और मनुष्यों के संस्कारों को देख करके हमें उस देश की संस्कृति का पता चलता है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। हमें हमारे जीवन का विकास कैसे करना है, हमें कैसे जीवन जीना है, और उसके लिए हम क्या युक्ति लगाते हैं, क्या बुद्धि लगाते हैं, ये हमारे संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। प्रत्येक जाति की अपनी विशेषताएं होती है, अपने संस्कार होते हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने मूल्य होते हैं। उसके आधार पर ही वे अपना जीवन जीना निश्चित करती है, या हम कैसे जीवन जिएंगे ये निश्चय करती है, और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। और इस प्रकार उनकी संस्कृति उन्हीं की विशेषताओं से प्रेरित होकर के गढ़ी जाती है या बनती है, और उन सभी की संस्कृतियों के मेल से एक राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण होता है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। बहुत सच्ची बात कही है कि भले ही एक देश में कई संस्कृतियाँ रहती हो, कई भाषा बोलने वाले व्यक्ति रहते हो, कई धर्म मानने वाले, कई जातियों वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी संस्कृतियाँ होती हैं, लेकिन उन सब का मूल आधार किस में है कि वे परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की संस्कृति या एक दूसरों की विशेषताओं का, एक दूसरों की परंपराओं का, एक दूसरों के मूल्यों का आदर करें, स्वीकार करें, सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता से रहें और मेल मिलाप से रहें, समन्वित होकर के रहें। इसी पर उन सब का आधार, मतलब उस राष्ट्र का आधार इन सब के मेल मिलाप पर, समन्वय पर और स्वीकार पर और सम्मान पर निर्भर करता है। अगर संस्कृतियाँ आपस में एक दूसरे का विरोध करती रहेंगी, लड़ेंगी, झगड़ेंगी, तो उस राष्ट्र का विनाश निश्चय ही हो जाएगा। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। तो जंगल में जैसे अपने आप स्वतः कई लताएं, कई वृक्ष और कई वनस्पतियां अपने आप उगती हैं, पैदा होती है। जंगल में न तो कोई उनको उगाने आता है, न उनके उगने को कोई रोकने आता है। जंगल में वे सहज भाव से अपने आप उठते हैं, विकसित होते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ रहते हैं, बिना किसी का विरोध किए हुए, और उनकी उपस्थिति से वह वन खंड या वह वन क्षेत्र सुंदर लगता है, सुशोभित होता है। उसी प्रकार एक राष्ट्र में
विभिन्न संस्कृतियां रहती है, लेकिन वे एक दूसरे का अविरोध करते हुए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहती हैं, तभी वह राष्ट्र रूपी उद्यान सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है और सुशोभित होता है। और उसी तरह से उस राष्ट्र में उन सब लोगों को अपनी संस्कृतियों के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। जिस प्रकार एक जंगल में नाना प्रकार की लताएं, वृक्ष और वनस्पति एक साथ रहते हैं और उस जंगल को सुंदर और समृद्ध बनाते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो इन पैराग्राफों में या इस अनुच्छेद में लेखक महोदय यही बताना चाह रहे हैं कि भूमि और जन ये तो अलग चीज़ है, लेकिन संस्कृति जो है वो बहुत ही ऐसा तत्व है कि जो जितने जन हैं उतनी ही संस्कृतियाँ हो सकती है, लेकिन उन सबको एक दूसरे के प्रति किस प्रकार रहना चाहिए कि उस राष्ट्र का स्वरूप कायम रह सके, वह राष्ट्र बना रह सके, उसका विकास हो सके, प्रगति हो सके, उसके लिए लेखक महोदय बता रहे हैं कि उन संस्कृतियों को कैसे रहना चाहिए। एक उदाहरण उन्होंने जंगल में उगने वाली लताओं, वृक्ष और वनस्पतियों का दिया है, और दूसरे उदाहरण में वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह होते हैं, जल कई तरह से बहता रहता है, तो नदियों के रूप में कई धाराएं मिलकर जब समुद्र में जाता है, कई नदियां मिलकर के जब समुद्र में जाती हैं और अपने आप को समुद्र में ही तब्दील कर देती है, समुद्र में एक रूप हो जाती है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन में अनेक विधि, अनेक परंपराओं वाले, अनेक मूल्यों वाले जो अनेक संस्कृतियां रहती हैं, वे सब आपस में समन्वय करती है या समन्वय युक्त होकर के जीवन जीती है, तभी राष्ट्र का रूप सुखद हो सकता है और तभी उस राष्ट्र का जीवन सुखद हो सकता है, समृद्धि और खुशहाली से भरपूर हो सकता है। अगर वे सब एक दूसरे का विरोध करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, एक दूसरे का सम्मान न करें, एक दूसरे का अपमान करें, तो उस राष्ट्र का जीवन कैसा हो सकता है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो एक राष्ट्र के सुखद, सुंदर, समृद्ध और खुशहाल जीवन के लिए जरूरी है कि सभी संस्कृतियाँ आपस में मेल मिलाप से, प्रेम से, सहयोग से, सम्मान से और समन्वय पूर्वक रहे या निवास करे। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो एक राष्ट्र में रहने वाले जो जन होते हैं, सबके अपने अपने मानसिक भाव होते हैं, अपने अपने मन के भाव होते हैं और विचार होते हैं। तो वे किस रूप में प्रकट करते हैं? अपने अपने साहित्य के द्वारा, कला के द्वारा, नृत्य के द्वारा, गीत के द्वारा और आमोद प्रमोद के अनेक तौर तरीकों के द्वारा वे अपने भाव और अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों से साकार होता है। तो आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों से साकार होता है। भले ही विविध रूपों में अपने भाव और विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन सबके बीच में एक भाव जो होता है, आनंद और मैत्री का भाव है, वो सबके बीच में बहता रहता है और वही विश्व को आनंदित करता है, विश्व को सुखी करता है या सुख से भर देता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। सही है, बाह्य रूप से देखने पर संस्कृति के सभी संस्कृतियों के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको संस्कृति में थोड़ा सा भी शुरू में बताया था कि संस्कृति के बारे में मैं आपको बता दूं कि किसी की संस्कृति में किस बात को महत्व दिया जाता है और हो सकता है दूसरे की संस्कृति में उसकी बिल्कुल विपरीत बात को महत्व दिया जाता है। भले ही दिखने में ये सब बाहरी रूप से अलग अलग दिखाई देती हूँ, बिल्कुल विपरीत दिखाई देती हूँ, बिल्कुल विरोधी भी दिखाई देती हूँ, लेकिन चूंकि वे भीतर से एक सूत्र में बंधी हुई होती है, इसलिए आंतरिक रूप से वे सब आनंदमय होकर के ही एक दूसरे के साथ निवास करती है। और जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। हर संस्कृति में कुछ पक्ष अच्छा भी हो सकता है तो कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन जो सहृदय व्यक्ति होते हैं, जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, वे किसी सामने वाले की संस्कृति या किसी अन्य व्यक्ति की संस्कृति का जो अच्छा पक्ष है उसे स्वीकार करता है और उसी से वह आनंदित होता है, और जो बात उसे बुरी लगती है उसको वह नज़रअंदाज करके अपने ध्यान से हटा देता है या उससे लेकर के वो किसी तरह का वाद विवाद नहीं करता है, और जो अच्छा पक्ष है उसी को स्वीकार करके वह आनंदित होता है। और इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो जिस प्रकार वो एक सहृदय व्यक्ति अगर किसी के एक अच्छे पक्ष को स्वीकार करके खुश रह सकता है, तो इसी प्रकार की भावना सभी व्यक्तियों में होनी चाहिए, सभी वर्गों में, सभी जातियों में, सभी धर्मों में और सभी भाषाभाषी लोगों में। और इस उदार भावना से ही
वह राष्ट्र एक स्वस्थ मतलब उस राष्ट्र का वातावरण स्वस्थ हो सकता है और राष्ट्र स्वस्थ भाव से विकास, समृद्धि और प्रगति कर सकता है। जब राष्ट्र का वातावरण स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, प्रेममय होगा, समन्वय युक्त होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक होगा, तो वह राष्ट्र भी विकास करेगा, राष्ट्र भी खुशहाल होगा और राष्ट्र का स्वरूप या राष्ट्र चिरकाल तक धरती पर बना रहेगा। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। सही है, संस्कृति का जब सच्चा रूप देखना हो, वास्तविक रूप देखना हो, सहज रूप देखना हो, तो वह किसी राष्ट्र के गांवों में मिलेगा, क्योंकि वहीं से ही राष्ट्र का निर्माण शुरू होता है और जैसे जैसे वहाँ विकास होता रहता है बड़े बड़े शहर बनने लग जाते हैं। तो गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तो जो लोकगीत है गांवों और जंगलों के स्वच्छंद वातावरण में सहज स्फुटित होते हैं, सहज प्रस्फुटित होते हैं और तारों के नीचे, आसमान के नीचे विभिन्न लोक कथाएँ भी अपने आप जागृत होती है या लोक कथाएँ निर्मित होती है और संस्कृति का अमित भंडार, संस्कृति का जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो इन लोकगीतों और लोक कथाओं में ही हम देख सकते हैं, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। तो उन लोकगीत और लोक कथाओं में ही हम आनंद ढूंढ सकते हैं या संस्कृति का सच्चा आनंद और संस्कृति का सच्चा स्वरूप हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे विकास होता जाता है संस्कृति के रूप में भी अंतर आता जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होकर, केवल एक राष्ट्र ही नहीं अन्य राष्ट्रों की संस्कृति से प्रभावित होकर हम में परिवर्तन आते रहते हैं। इसलिए हमारा संस्कृति का जो आदि रूप होता है, जो मौलिक रूप होता है, वह हमें गाँवों में ही देखने को मिल सकता है और उन गाँव के लोकगीतों में और लोक नृत्यों में ही संस्कृति का सच्चा स्वरूप हमें दिखाई दे सकता है। उसको देखेंगे तभी हम आनंद से भरपूर आनंदित हो सकेंगे, मतलब तभी हम भरपूर आनंद प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय संस्कृति का जब परिचय होता है या राष्ट्रीय संस्कृति का जब प्रारंभ होता है, तब उन लोकगीतों और लोक कथाओं से प्राप्त होने वाले आनंद का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने चरित्र में, धर्म में, विज्ञान में, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, जो कुछ भी उत्कृष्ट किया है या जो कुछ भी अच्छे से अच्छा कार्य किया है, उस सारे कार्यों को, उन सारे पराक्रमों को या उन सभी गतिविधियों का, उन सब विकासों को, धर्म, विज्ञान, चरित्र, साहित्य, कला और संस्कृति का जो भी विकास उन्होंने किया, उसको हम बड़े ही गर्व और गौरव के साथ और अभिमान के साथ हम स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं। तभी तो हम अपने पूर्वजों का जिक्र करते हुए कहते हैं हमारे पूर्वज ऐसे थे या हम ऐसे लोगों की संतान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो हम उनकी चर्चा करते हैं और उनके द्वारा किए हुए कार्यों का हम गौरव से बखान करते हैं, अभिमान के साथ बखान करते हैं और ये चाहते हैं कि उसके तेज को अपने भावी जीवन में हम साक्षात देखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि वह सब कायम रहे और आगे भी हम सभी कुछ कार्य हम भी वैसे ही कर सके और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमारे पूर्वजों की तरह ही हर चीज़ में या हर क्षेत्र में पराक्रम दिखाए या हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करें। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। तो लेखक महोदय कह रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र की वृद्धि या किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का विकास या किसी भी राष्ट्र की समृद्धि और प्रगति का मूल इसी में है कि हमारे पूर्वजों ने जो जो अच्छे काम किए हैं हम उनको आगे बढ़ाएं और उनको हमारी आने वाली पीढ़ियां भी साकार रूप में या प्रत्यक्ष रूप में उन कार्यों को आगे लेकर जाए। जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। हम अपने अतीत की प्रशंसा करते हैं, अतीत के यश को गौरवपूर्वक स्वीकार करते हैं, अतीत के क्रियाकलापों को या अतीत में जो भी कुछ अच्छा था हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका यश गाते हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी वह सब होता रहे। तो जब अतीत हमारा बहुत यशस्वी होता है तो वह अतीत वर्तमान के, लेकिन अगर अतीत में कुछ बुरा भी हो लेकिन वह वर्तमान के लिए भार रूप नहीं
होना चाहिए। मतलब अतीत में जो कुछ अच्छा हुआ, जो हमारे लिए प्रेरणास्पद है, लेकिन हो सकता है हमने अतीत में कुछ गलतियाँ की हो, कुछ ऐसे कार्य भी हुए हों जिन्होंने हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया हो या अहित किया हो, तो वह अतीत वर्तमान के लिए भार स्वरूप नहीं होना चाहिए और वह भूत वर्तमान को जकड़ के नहीं रखना चाहिए। मतलब हम ये ना चाहे कि जो हमारे पूर्वजों ने किया है वही आगे होता रहे, या हमारी पुरानी पीढ़ी ये ना चाहे कि जो हमने किया है उसी को तुम लोग लेकर के आगे चलते रहो। तो जब अतीत और भूत हमें उन चीज़ों से जकड़ कर न रखे, तभी वर्तमान जो है अतीत के वरदानों से पुष्ट होकर के आगे बढ़ता रह सकता है, और भविष्य में जो अच्छी चीज़ें हैं वे और विकसित होकर के हमारे सामने आ सकती है, और जो बुरी चीज़ें थी या बुरे अनुभव थे, जो अहितकारी थे, हम उन्हें भुला करके आगे बढ़ते रह सकते हैं। और ऐसे ही राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, या ऐसे ही राष्ट्र का हमें स्वागत करना चाहिए जो अपने अतीत के अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़े और अतीत की बुराइयों को वही छोड़ दे। तभी एक राष्ट्र की संस्कृति समृद्ध हो सकती है, एक राष्ट्र विकसित हो सकता है और पूरे विश्व पटल पर वह अपना नाम बना सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम करते हैं थोड़े से प्रश्नों से पहले मैं इस पाठ का थोड़ा सा आपको सारांश रूप में बताना चाहूँगी, क्योंकि पाठ थोड़ा क्लिष्ट था, इसलिए सार रूप में आप इसे समझ लेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो कोई भी देश या राष्ट्र अपनी भूमि या भूभाग और उस पर रहने वाले मनुष्य या नागरिक और उनकी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित रूप से ही अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। मतलब एक राष्ट्र का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है? उसकी भूमि, उसके जन और उनकी संस्कृति, इनमें से किसी भी एक तत्व का अभाव राष्ट्र के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। तो जो भूमि है वह प्रथम तत्व है जिसका निर्माण देवों ने किया है, और यह हमारी माता होती है। अतः प्रत्येक जन का जो उस पर निवास करता है उसका यह कर्तव्य बनता है कि उस भूभाग की उपजाऊ शक्ति और वहाँ जल बरसाने वाले बादल, उनकी सुंदरता, उस धरती की सुंदरता और उसके गर्भ में छिपे हुए अमूल्य पदार्थों, धातुओं, खनिजों का और उसकी महिमा का पूरा ज्ञान प्राप्त करे। यह धरती माँ हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी धरती के प्रति जागरूक रहें और उसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो दूसरा तत्व है जन, यानी उस पर निवास करने वाला मनुष्य। तो भूमि उस जन की माता है और उस पर रहने वाला जो जन है, जो मनुष्य है, वह उसका पुत्र है। उस धरती को माता मानने की भावना से ही राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है। मतलब जब उस धरती पर निवास करने वाला जन उस धरती को माता मानेगा, उसकी सुरक्षा के प्रति सजग होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, तो यही राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को बढ़ाएगी। हम हमारी मातृभूमि या हमारी भारत भूमि के प्रति प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उसकी सुरक्षा के प्रति सजग रखते हैं, तभी तो हमारा भारत मजबूत बनता है। और जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम भाव हमारा कर्तव्य है। जन्मभूमि को माता मानकर जब वहाँ के निवासी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उस धरती की सुरक्षा करते हैं, उसका विकास करते हैं, तभी वह राष्ट्र बहुमुखी प्रगति कर सकता है और प्रगति की ओर बढ़ सकता है। अब तीसरा तत्व है संस्कृति। तो भूमि, उसका निवासी और उस निवासी मतलब उस जन का मन मस्तिष्क है संस्कृति। संस्कृति में उन भावों, उन मानवों की मतलब उन नागरिकों की परंपराएं, आस्थाएं, दृष्टिकोण, सोच, विचार, चिंतन, मनन, उनका खान पान, उनके जीवन मूल्य सभी समाहित होते हैं, और उस जन की संस्कृति की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है। मतलब कई समुदाय हो जाते हैं, कई जातियां हो जाती है, कई वर्ग हो जाते हैं, कई धर्म हो जाते हैं, उन सब संस्कृतियों की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है। और राष्ट्र में रहने वाले उन सभी जनों की, सभी संस्कृतियों का मेल मिलाप, समन्वय और प्रेम ही उस राष्ट्र का गौरव बढ़ाता है और उस राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता है, और तभी वह राष्ट्र चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। तो आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके थोड़े अति लघुत्तर, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो देख लेते हैं। सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है? पहला प्रश्न है, सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है? पृथ्वी, संस्कृति, जन, राष्ट्र। तो पृथ्वी है जो सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। प्रश्न नंबर 2, जन का मस्तिष्क है नदी, पर्वत,
राष्ट्र या संस्कृति? जन का मस्तिष्क है संस्कृति, संस्कृति से रहित होकर जन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तीसरा प्रश्न है, संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है लोकगीतों, लोक कथाओं में, प्राकृतिक सौंदर्य में, जनमानस में, धर्म और विज्ञान में। तो संस्कृति का अमित भंडार लोकगीतों और लोक कथाओं में भरा हुआ है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है? पृथ्वी वसुंधरा इसलिए कहलाती है कि पृथ्वी के गर्भ में बहुत कुछ भरा हुआ है। धन धान्य, रत्न, सोना, चांदी, कई तरह के खनिज पदार्थ, कई तरह की धातुएं उसमें भरे हुए हैं, इसलिए पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। प्रश्न नंबर 2 है, जागरणशील राष्ट्र के लिए आनंदप्रद कर्तव्य किसे माना है? तो जागरणशील राष्ट्र के लिए आनंदप्रद कर्तव्य क्या है? पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन, पृथ्वी की पूरी जानकारी उसे होनी चाहिए। यह उस जागरणशील राष्ट्र के लिए आनंदप्रद कर्तव्य है। मतलब उस राष्ट्र का कर्तव्य है कि वे पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन करे। जिस पृथ्वी पर वह रहता है जन, वह उस पृथ्वी के अंग अंग की जानकारी हासिल करे, हर अंग उपांग की। सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार भरे जीवन के क्षेत्रों में उजाला कब दिखाई देगा? तो जब हम पृथ्वी के प्रत्येक भाग का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे जीवन के क्षेत्रों में उजाला दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो संस्कृति के विकास और उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि या राष्ट्र का विकास और राष्ट्र की उन्नति संभव है। जैसे जैसे हमारे संस्कृति का विकास होगा और उन्नति होगी और संस्कृतियों में जितना समन्वय होगा उतना ही राष्ट्र का विकास होगा। तो आपको ये प्रश्न पाठ समझ में आ गया होगा, और पाठ जितना अच्छा समझ में आएगा उतनी ही आसानी से आप इसके सभी प्रश्न हल कर सकेंगे। तो आज बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि आगे जो भी पाठ में पढ़ाऊँगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।